कल हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ा था और कल इक्विवेलेंट वेट में हमने इक्विवेलेंट वेट में जो पढ़ा था उसमें एक था मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड एक पढ़ा था, है ना बेटा। एक पढ़ा था हमने ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड और एक पढ़ा था क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। एक मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा था और एक डबल डिकम्पोजिशन मेथड होता है और एक होता है सिल्वर सॉल्ट मेथड। तो कल हमने जो पढ़ा था जिसमें हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, दैट इज मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, टॉपिक चल रहा था कल। मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट करके टॉपिक कल चल रहा था। और कल तक मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट मेथड डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट में जो पढ़ा दिया था दैट वाज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा दिया था मैंने आपको। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड कल पढ़ा दिया था। ये सब मेथड एक लाइन से सॉल्व हो जाते थे। दैट वाज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके इक्विवेलेंट सदा बराबर होते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, है ना। और मैंने आपको बता दिया था कल क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, आई सपोज क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड बता दिया था। और मैंने आपको बताया था क्लोराइड फॉर्मेशन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था। यदि कोई मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड बताया था। और मैंने आपको बताया डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। उसके बाद में एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर सॉल्ट मेथड। सिल्वर सॉल्ट मेथड, ठीक है बेटा। ये सब मेथड एक ही लाइन पे आधारित है और एक लाइन कौन सी है कि जब भी चीजें रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देके आपको 6 के 6 मेथड 7 के 7 मेथड बता देता हूँ। बहुत ही सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। किताबों पे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता जरूर है पर होता बहुत सरल है। और पूरी बेसिक लाइन क्या है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से पूरी बेसिक लाइन, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जो कि क्या कहता है, जो कि ये कहता है इक्विवेलेंस, जो कि ये कहता है कि जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होती हैं। जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। जैसे आप सोचो, यदि मान लो आप ये हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, हम एक एक करके कराता हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे मॉड्यूल में ये सब दिया हुआ है लेकिन फिर भी लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर मैं एक एक करके आपको एक एक दो दो सवाल के रास्ते ये सारे मेथड सिखा देता हूँ। सब एक ही प्रिंसिपल पे आधारित है, ये लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, ठीक है ना। यदि दो चीजें मिलके एक चीज से रिएक्ट कर रही है और एक चीज को मिलके दो चीजें न्यूट्रलाइज कर रही है, मान लो दो एसिड मिलके एक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टू एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ वन बेस। मैंने कल आपको मेथड से बताया था, वो एग्जाम्पल से बताया था। एग्जाम्पल में जनरली में जीवन की बातें आपसे करता हूँ, ठीक है ना। अब सोचो बेटा, अब पहले आपने पढ़ा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा। तो आप कोई भी चीज ले लो जहां पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया गया हो, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया हो तो उनके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लो किसी ने बोला Na+HCl रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना, तो ये क्या दे देगा, NaCl दे देगा प्लस हाफ H2 दे देगा, करेक्ट है। अब उसने बोला कि मैंने जो सोडियम लिया था वो लिया था लगभग 46 ग्राम सोडियम लिया था and it displaced all the hydrogen present inside HCl and it displaced all the hydrogen present inside HCl। तो बताओ हाइड्रोजन का कितना वेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना। तो जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही प्रोड्यूस हुआ होगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखें, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन उधर होना चाहिए यदि कंप्लीट रिएक्शन हुई है तो। क्या मानते हो इस बात को, हाँ ना करना पड़ेगा बेटा, क्लियर है ना। उसने बोला कि डिस्प्लेस किया गया, तो सवाल उसने ये पूछ लिया कि 46 ग्राम सोडियम ने 46 ग्राम सोडियम ने कितने ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, कितने ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो बाय लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए।
तो मैं बोलूंगा इसका इक्विवेलेंट बराबर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट डिस्प्लेस, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट डिस्प्लेस्ड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेट 46 ग्राम है, तो इसके इक्विवेलेंट हो गए W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू इसके इक्विवेलेंट दैट इज W2 अपॉन E2। तो सिंपल है, इसका 46 ग्राम है और सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा जब वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर उसका कितना है 1 है, तो 23/1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया W2/E2, आपको W2 ही निकालना है अपॉन E2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, या आप इसको लिख सकते हो WH अपॉन EH एंड दिस विल बी WNA अपॉन ENA। करेक्ट है बेटा, बस EH बराबर 1 होता है, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो W2 बराबर हो जाएगा 2 ग्राम्स। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बेटा तो आप बता सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें बेटा, सब लोग को आ गया ये समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी कैटेगरी पे आप दूसरा सवाल ऐसे कर सकते हो कि मान लो वो मैग्नीशियम ले लेता और H2SO4 ले लेता, समझ रहे हो बात को, और रिएक्शन करा देता मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2, और फिर आपसे बोल देता कि यहाँ पर हमारे पास में 3 ग्राम था मैग्नीशियम, बताओ कितने ग्राम हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा, और जितना डिस्प्लेस होगा उतना ही बनेगा। हाँ बेटा, सोडियम का वेट 23 होता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी 23 होगा, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। रिएक्शन में उसने एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, इसलिए मैंने ये एक और सवाल लिया आपके लिए जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। फिर एक और सवाल लेता हूँ, 3 ग्राम था ये, अब बताओ आप खुद ही, जब इसका 3 ग्राम ने इसके कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, ये कोई पूछ ले, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ही है जो हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। बोर्ड ब्लर है क्या, बाकी बच्चों को भी ब्लर आ रहा है क्या बेटा? अच्छा, ओके, जस्ट लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। एक मिनट रुकिए जरा, इंतजाम करके आती हूँ। हाँ बेटा, सही हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ठीक, ओके गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो मैं आपको बता रहा था 3 ग्राम के बारे में, है ना, ये सबको समझ में यहाँ तक आ गया ना। 3 ग्राम मैग्नीशियम कितना ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यदि कोई क्वेश्चन ये पूछ ले तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/, अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं जल्दी बताओ, 2 दिए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 12 ग्राम होगा, क्या सब कुछ चमका? इसका एटॉमिक मास होता है 24, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 आया, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/12 इज इक्वल्स टू x/1। अब ये कितना आ गया 1/4 आ गया, 0.25 ग्राम, तो 0.25 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा। अब इसी कैटेगरी पे आप यदि ये सवाल देख लो कि आपके पास एल्युमिनियम है प्लस HNO3 है, करेक्ट है, इसने बताया एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस हाफ H2, करेक्ट है, अब उसने बोला कि एल्युमिनियम 9 ग्राम जो है लिया गया है, या उल्टा ले लें, अब वो यदि बोल रहे हैं कि यहाँ से जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ वो 4 ग्राम था, वो 4 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो बताओ एल्युमिनियम कितना खर्च हुआ होगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो बताओ एल्युमिनियम कितना खर्च हुआ होगा।
अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, पर हाँ बेटा सही है ना, 24 होता है, लेकिन वहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 है ना मैग्नीशियम का, क्योंकि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर बेटा 2 आ जाएगा। इसने यहाँ आ गया बेटा समझ में? तो इसलिए अपन ने उसका इक्विवेलेंट वेट कितना लिया है, 12 लिया है। करेक्ट है बेटा? ओके, चलिए इधर आ जाओ। ये 4 ग्राम है, तो बताओ इसका कितना ग्राम गया होगा? क्या दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे? तो मैं लिख सकता हूँ क्या, WH अपॉन EH इज इक्वल टू W एल्युमिनियम अपॉन E एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम ने कितना दिया बेटा, एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए इधर, इधर एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? क्या एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। तो मैं उसका सोल्यूशन इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो W एल्युमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू W हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन। करेक्ट है। तो W एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, वही तो निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा। 27 एटॉमिक वेट होता है, तो 9 हो जाएगा। करेक्ट है बच्चे? अपॉन वेट इसका कितना है 4, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 36 ग्राम्स। क्या सबको चमक गया बेटा? पहली लाइन जो थी, कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, उसके आधार पर अपन इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पहला मेथड था उसके 3 सवाल मैंने आपको बता दिए। आई सपोज दैट इससे आपका कंसेप्ट पहले मेथड का क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरे मेथड पे आपको सवाल करवाता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई सपोज ले लिया हुआ है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बेटा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड पे आते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सेम है, जैसा उधर था वैसा ही इधर है, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम भी पूछ सकता था, वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी पूछ सकता था, लेकिन अभी तक मैंने आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम का कोई सवाल करवाया नहीं है। आखिरी में 1-2 सवाल इक्विवेलेंट वॉल्यूम के भी करा दूंगा और रॉक्स में भी कराऊंगा। खैर चलो, ये मान लो आप कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इक्विवेलेंट वेट मेथड जो होता है, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। अब उसने बोला कि मान लो 36 ग्राम ऑक्सीजन लगा, मान लो 36 ग्राम ऑक्सीजन लगा कंप्लीट रिएक्शन करने में, जो भी हुई कैल्शियम के साथ में, कंप्लीटली कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने में, बताओ कितना ग्राम कैल्शियम का खर्च हुआ होगा। तो हमको पता है इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर रहे होंगे बेटा, हमें पता है इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर रहे होंगे। तो यदि हमें पता है इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर रहे होंगे, तो इसका वेट अपन को पता लगाना है अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। अब वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम का कितना होता है बेटा, जब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो कैल्शियम ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जल्दी से बोलो बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या उसका इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का, और यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ O2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट बेटा? वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया अपन ने। करेक्ट है बेटा? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। और वेट ऑफ कैल्शियम कितना आएगा वही तो निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 20। 20 क्यों आएगा, क्योंकि हमने लिखा 40/2, वैलेंसी फैक्टर 2 था, बराबर वेट ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है 36 ग्राम है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम है। तो ये कितना हो जाएगा W अपॉन 20, तो ये हो जाएगा W बराबर 36 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8। आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई होगी। 4 से 9 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, वो 10 बार कट जाएगा, आई सपोज 90 आ जाएगा। क्या मैंने सही बताया आपको? आप लोगों ने भी 90 ही कैलकुलेट किया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? आ गया सबको समझ में? नहीं नहीं किया है क्या, कुछ अलग किया है कैलकुलेट? क्यों भाई 20 इधर गया तो 20 इधर गया, ये 36 था और ये कितना था 8 था। 4 से 9 बार काटा, 4 से 2 बार काटा, 2 से 10 बार काटा, 90 ही तो आया यार। हाँ फिर चलो भाई, तो आपको क्या इक्विवेलेंट वेट का ये मेथड सबको क्लियर है ना। अब देखते हैं मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड यदि बात की जाए, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड यदि बात की जाए तो क्या होता है। जैसे आप ऐसा मानो कि मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट यदि बात करें, और हमने मान लो इधर ले लिया कॉपर सल्फेट, करेक्ट है, यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट और जिंक से उसको डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। करेक्ट है? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। करेक्ट बेटा? अब सोचो, उसने बोला कि जो कॉपर डिस्प्लेस किया, यहाँ जो कॉपर डिस्प्लेस किया, इसकी उसने बोल दिया इसका वेट जो था वो था एक सेकेंड बेटा,
उसका वेट था 15.875 ग्राम्स वेट था। अब वो बोलेगा कि बताओ जिंक के कितने वेट ने इस काम को करवाया, मतलब जिंक का कितना वेट इस काम में लगा। तो बेटा जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, जल्दी बोलो बच्चों। क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू W जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट जिंक इज इक्वल्स टू W कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट कॉपर। दोनों का वैलेंसी फैक्टर 2 है। देखो दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, इसने 2 दिए, इसने 2 लिए, तो इसका मतलब दोनों का वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं अकेले ही समझ रहा हूँ इसको? आ रहा है ना? वेरी गुड। तो वेट ऑफ जिंक ही तो हमको निकालना है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 65/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर। और वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है? 15.875 दिया है, अपॉन 63.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बाई टू एक दूसरे से कट जाएंगे, ये काट दो। सो वेट बराबर कितना आ जाएगा? वेट बराबर आ जाएगा, इससे इसको मारा तो ये 4 बार जाएगा, तो 65/4 आ जाएगा। आप मैथमेटिक्स करते रहना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, 2-4 का पहाड़ा सब लोग पढ़ सकते हैं। क्या मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड वाली बात समझ में आ गई सब लोग को, कि मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में किस तरीके से अपन को इस सवाल को टैकल करना है? ठीक बेटा। तो अब तक जो मैंने कल आपको मेथड पढ़ाए थे उस पर कुछ सवाल करा दिए हैं, तो आई सपोज दैट सभी बच्चों को वो सवाल भी समझ में आ गए होंगे, है ना सर? वन मोर टाइम, ओके बेटा। देखो, कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन हुई, जिंक सल्फेट और कॉपर बना। इस रिएक्शन में इस जिंक ने इस कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस कॉपर ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा और इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2। करेक्ट है बेटा? अब कॉपर जो मिला तुमको कितना मिला? 15.875। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। दो चीजें जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। दो चीजें जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? यदि कोई चीज किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है तो उनके भी इक्विवेलेंट बराबर होंगे। यदि कोई चीज अपने कंप्लीट डिकम्पोजिशन करके किसी चीज को कंप्लीटली प्रोड्यूस कर रही है और कोई वेस्टेज फेस्टेज नहीं है, तो उनके इक्विवेलेंट भी बराबर होंगे। जैसे KClO3 है, अब KClO3 आपने लिया और उससे आपने O2 बना दिया, तो पूरा KClO3 मान लो डिकम्पोज हो गया और उसने O2 दिया, तो इक्विवेलेंट ऑफ KClO3 जो ओरिजिनल था बराबर इक्विवेलेंट ऑफ O2 जो प्रोड्यूस हुआ है उसके बराबर होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें एक दूसरे का जब भी रिप्लेसमेंट होता है तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बोलो यार, बोलो यार। क्लियर है ना? तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें छोड़ करके चला गया, मान लो, ठीक है, मान लो कहीं चला गया, कोरोना आ गया, फिर उसके बाद क्लास वापस नहीं आया, उसने बोला मैं तो नहीं आऊंगा क्लास वापस, अभी तो बहुत डेंजर है मामला, मैं तो नहीं आऊंगा ऑफलाइन क्लास में, वो नहीं आया ऑफलाइन क्लास में, करेक्ट है? तो उस दोस्त को रिप्लेस करेगा कोई और दोस्त, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लो कहानी कुछ ऐसी हो गई कि उस दोस्त को रिप्लेस करने के लिए एक दोस्त काफी नहीं पड़ा, वो बहुत प्यारा था, बहुत स्वीट था, बहुत सुंदर था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए 4 दोस्त लग गए, तो उन 4 के इक्विवेलेंट बराबर होंगे उस एक के इक्विवेलेंट के। जो भी एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। यदि तुम लोगों ने पिक्चर कबीर सिंह देखी हो तो उसके अंदर आप देखना उसकी प्रीति भाग जाती है, तो जब कबीर सिंह की प्रीति भाग जाती है तो सबके अंदर वो प्रीति ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो सब मिलके भी प्रीति को रिप्लेस नहीं कर पाती है। यदि 10-20 मिलकर प्रीति को रिप्लेस कर दी तो प्रीति के इक्विवेलेंट बराबर सबके इक्विवेलेंट हो जाता। अब इससे ज्यादा और मैं नहीं समझा पाऊंगा, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है भाई। क्लियर है इतनी बात सबको? XYZ ABCD सब ने मिलकर के प्रीति को रिप्लेस किया, तो सबके इक्विवेलेंट को सम कर लो, बराबर प्रीति के इक्विवेलेंट हो जाता। इससे अच्छा और सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं? लॉकडाउन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, ये भी एग्जाम्पल दे दिया है, क्लास से कोई दोस्त छोड़ के भाग गया, अब जब आप वापस आए तब आपको वो चीज नहीं मिली, वैसा सब कुछ अच्छा नहीं मिला, तो आपने अब उसके स्थान पे 3 नए दोस्त बना लिए। आपने कहा ये 3 नए दोस्त मिलकर के ही उसकी भरपाई कर पाएंगे, तो इन 3 के इक्विवेलेंट बराबर उस एक के इक्विवेलेंट होगा। आई सपोज दैट बेटा जीवन में जब तक फील नहीं आती तब तक सब्जेक्ट नहीं आता। क्या आपको फील आ गई? क्या आपको फील आ गई? इक्विवेलेंट सो गए क्या? आ गई ना फील? हाँ, एक तो नेट पे थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आता है, मुझे लगता है कि बच्चे जो है शॉक में चले गए। जल्दी से इसको कर लो बेटा, है ना? खैर,
अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो इतनी बात सबको क्लियर है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो भाई, अब किसी ने बोल दिया कि मेटल डिस्प्लेसमेंट, अब किसी ने बोला डबल डिकम्पोजिशन मेथड। अब नहीं, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट था और यहाँ तुमने सोडियम ले लिया, इसने रिप्लेस करके बना दिया Na2SO4, है ना। कंप्लीट रिएक्शन हुई इनके बीच में, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉपर। मान लो ऐसी रिएक्शन हुई है तो अब क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर लेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर होगा, ठीक है ना। रेड कोक वाला कल करा दिया बेटा मैंने सॉल्व, है ना। तो सोडियम के इक्विवेलेंट कॉपर के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। अब सोडियम के इक्विवेलेंट चूंकि कॉपर के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, तो बहुत आसानी के साथ अपन सवाल को कर सकते हैं। इसमें से किसी एक का वेट दे दिया, मान लो उसने इसका वेट तेरे को दे दिया कितना, 46 ग्राम वेट दे दिया। तो बोला बताओ कॉपर कितना रिप्लेस होगा, तो तुम क्या लिखोगे, 46/23/1, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। इसलिए मैंने आपको ये सवाल करवाया। क्या तुम लोग को चमका? लास्ट वाले सवाल में क्या था, दोनों का वैलेंसी फैक्टर 2-2 था, तो इसलिए हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ना सीख पाए। इस सवाल में आप ज्यादा सीख रहे होगे बात को। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो ये 46/20/1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टाम टूम चक्राम को चाहिए, ये कितना हो जाएगा बेटा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर ही तो अपन को निकालना था, तो ये वेट ऑफ कॉपर हो गया अपॉन इक्विवेलेंट वेट 63.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्रॉस चेक कर ले एक बार, ठीक है ना। जो भी आ जाए आंसर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे इसको मार देंगे, 2 बार मर जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 63.5 ही आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये कट जाएगा। इधर देखो 63.5 आ जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 63.5 आ जाएगा। समझा बात को कि नहीं समझा? इसको क्रॉस चेक करते हैं मोल मेथड से। तो जैसे तेरे पास में कॉपर सल्फेट था प्लस सोडियम था, तो 2 सोडियम रिप्लेस करते, क्योंकि स्टोशियोमेट्री वाला मेथड जो होता है उसमें, मोल मेथड मैंने बोल दिया, स्टोशियोमेट्री बोलना चाह रहा था। स्टोशियोमेट्री वाले मेथड में जरूर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बिना उसके नहीं खेल सकते। अब तुम सोचो, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, तो इसका कितना। तो अब इसके मोल पहले पता लगाओ, इसके मोल कितने हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसी का वेट तुम्हें दिया है, बाकी तो दिया नहीं है कुछ। तो ये कितना दिया है, 46 ग्राम दिया है। 46 ग्राम मतलब 46/23 बराबर इसके कितने हो, 2 मोल। इसके मोल 2, तो इसके कितने मोल, 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसके मोल 2 जा रहे हैं, तो उसके कितने प्रोड्यूस होंगे, इसके मोल गिवन अपॉन इसकी स्टोशियोमेट्रिक इनटू इसकी स्टोशियोमेट्रिक, दोनों हमारा 2 को बराबर 1 मोल, और 1 मोल बराबर 63.5। क्या सबको बात समझ में आ गई है? मेथड बिल्कुल करेक्ट है, विश्वास भी स्थापित हो गया सब लोगों को। एक और सवाल करके बताऊं कि इतने पे हो जाएगा? आप बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और सवाल कर सकता हूँ, आपको बोलना है। एक और कर दो, ओके चलो एक और कर देते हैं। इसको जल्दी से उतार लो बेटा, जल्दी से इसको उतार लो, फिर एक और सवाल इस पे दे देता हूँ, और फिर उसके बाद में डबल डिकम्पोजिशन बताता हूँ। जल्दी करो बेटा, उतार लिया सब लोगों ने? ओके डन। चलो, अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं, एक और सवाल ले लेते हैं, रिलेटिवली इससे थोड़ा ज्यादा और भी अच्छा। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है और रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा रहा हूँ, है ना, और रिएक्शन होकर के हो गई Al2SO4 होल थ्राइस प्लस मैग्नीशियम। अब रिएक्शन की फीजिबिलिटी की बात नहीं कर रहे कि रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं है, हम तो बोल रहे हैं रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक। इसका 9 ग्राम गया, तो बताओ मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस हुआ, तो क्या इसका और उसका इक्विवेलेंट बराबर होगा बेटा? अब इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो बेटा कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 9/9, 1 इक्विवेलेंट, तो उसका 1 इक्विवेलेंट, उसका 1 इक्विवेलेंट मतलब 12 ग्राम, खेल खत्म। कुछ लिखना ही नहीं पड़ा और आंसर आ गया, ठीक। लेकिन मैं पूरा लिखता हूँ। अब मैं लिखूं इसके इक्विवेलेंट बराबर उसके इक्विवेलेंट, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। वेट ऑफ एल्यूमिनियम 9 ग्राम है और इसका इक्विवेलेंट वेट 27 डिवाइडेड बाई 3 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है निकालना है, x मान लेते हैं, अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 24, क्योंकि इसने
मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मैग्नीशियम में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा। क्या सबको चमका? ये 9 ने मारा 9 को, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 24/2 12 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। अब मेरी समझ में इतने पे काम चल जाना चाहिए, और आपको पता लग जाना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट का सवाल हमको किस तरह से टैकल करना होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड था ये। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड हो गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। मिटा दूं क्या बेटा? चला मिटाओ दिस बच्चों। ओके, अब सोचो, मान लो किसी ने बोला कि डबल डिकम्पोजिशन मेथड सर देख लो जरा एक बार, डबल डिकम्पोजिशन मेथड में क्या होगा? डबल डिकम्पोजिशन मेथड में भी कुछ नहीं है, मतलब दो चीजें जब आपस में रिएक्ट करती है तो उनके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, ठीक है ना। डबल डिकम्पोजिशन मेथड का कोई एग्जाम्पल ले लूं मैं, एक सेकंड रुकना। मॉड्यूल में ही कोई एग्जाम्पल दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई ले लेंगे। कहाँ गया डबल डिकम्पोजिशन मेथड? ओके ठीक है, ये हो गया। जैसे ए उन्होंने बोला डबल डिकम्पोजिशन मेथड बोला था, ए बी रिएक्ट्स विथ CD, AB reacts with CD to form AD precipitate plus CB, ऐसे करके उन्होंने बताया। और फिर लिखा ना मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ AD। मैं इसको प्रूव कर दूंगा फॉर्मूले को, मास ऑफ AB अपॉन, ऐसा नहीं लिखूंगा क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB। अरे बोल बेटा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मास ऑफ AB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB, क्योंकि ये दो रिएक्ट करके वो बना रहे हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, इज इक्वल्स टू मास ऑफ CD अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ CD इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD, और यही मॉड्यूल में लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा हो तो बता सकते हो आप मेरे को। क्या सबको इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सबको इतनी बात क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप सोचना बेटा, यदि मैं आपसे बोलूं मास ऑफ AB इज इक्वल्स टू, हाँ अब मैंने यहाँ लिख दिया क्या, मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ CD, मैं CD को नीचे ले आया, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ C प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। ये तो सिंपल सी बात है ना। यदि कोई आपसे पूछे Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है बच्चों? Al2O3 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? जल्दी से बोलो यार, थोड़ा फास्ट करो प्लीज। Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछ रहा हूं, वेरी गुड बेटा, ये सही बोला यशराज ने, नहीं यशराज नहीं बेटा, किसी और ने सही बोला था इससे पहले, और वो आंसर था 6 होगा। अरे बेटा Al2O3 में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या कर रहे हो, 1 2 क्यों बोल रहे हो बेटा? Al2O3 में वैलेंसी फैक्टर 6 होगा ना। Al2O3 बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बच्चों? बच्चों Al2O3 के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 6 का हुआ है ना। मैं इसमें पूछ रहा हूं आपसे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। Al2O3 में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना बेटा Al2O3 के बनने में, तो Al2O3 का वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। यदि कोई एल्युमिनियम का पूछेगा तो 3 होगा, और ऑक्सीजन का पूछेगा तो 2 होगा, समझ रहे हो। लेकिन Al2O3 का कोई पूछ रहा है तो पूरे Al2O3 के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? पूरे Al2O3 के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? पूरे Al2O3 के बनने में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो Al2O3 का वैलेंसी वेक्टर 6 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा। क्या मेरी बात तुम लोगों को ये पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? सबसे पहले ये बताओ। Al2O3 का 6 है क्योंकि Al2O3 के बनने में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एल्युमिनियम का 3 है क्योंकि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। ऑक्सीजन का 2 है क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। आया? चलो, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो Al2O3 का। तो Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट आएगा 27 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको यदि काट दें पीट दें तो ये 54 है, और 6 से 9 बार चला जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17। सो इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 17 आया Al2O3 का। अब चल इसको ऐसा करूं, इसको ये भी तो लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम
प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब सोच इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा 27/3 क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 3 है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2 है तो बराबर 8। क्या ये 9 + 8 = 17 हुआ बेटा? तो ऊपर का फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर का फॉर्मूला सबको समझ में आया कि नहीं आया? Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट जब तुमने निकाला तो तुम्हें Al2O3 पूरे का निकाला था, तो पूरे Al2O3 बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो डिवाइडेड बाय 6 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। अब आपको पता है Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3, ऑक्सीजन ने 2 लिए तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2। तो उस तरीके से इधर आ गया, दोनों मेथड से प्रूफ कर दिया। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात क्लियर है। डबल डिकम्पोजिशन मेथड भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके चलो, तो मैं इसको मिटा दूं बच्चों यदि आप लोग कहें तो। ठीक है, मिटा दूं इसको, शैल आई? ओके, आई शैल मिटा दिस नाउ। चलो, कोई भी मेथड जब आप लोगे बेटा, जैसे मान लो आपने कल के दिन ऐसा बोल दिया कि कॉपर सल्फाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड 2 मोल, इट रिएक्ट्स टू गिव, बल्कि बैलेंस क्यों करूं, इट रिएक्ट्स टू गिव कॉपर प्लस SO2, करेक्ट है। उसने बोला इसके इक्विवेलेंट को कंपेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो अब इस मेथड के द्वारा हम जो चाहो निकाल लो बेटा। इसमें 3 चीजें देगा, इसमें आपको 2 चीजें हो सकता है एक ही दे दे और ये वाला पूछ ले, क्योंकि ये अपन निकाल सकते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है और ये भी निकाल सकते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो यार, आ रहा है? आ रहा है? देखो इट्स वेरी सिंपल ना, ये 2 चीज आपस में रिएक्ट कर देंगे, उनके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। प्रीति वाला एग्जांपल आपको याद आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसका वैलेंसी फैक्टर इधर भी कॉपर का 2 है, सल्फर का 2 है, कॉपर का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा सच्चा है। ठीक है बेटा, आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया और आप मेरी बात को समझ पाए। इसी प्रकार बेटा एक सिल्वर मेथड होता है। क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट मेथड होता है। अब सिल्वर सॉल्ट मेथड में क्या करते हैं, ये ऐसा बताता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOOAg अपॉन दिस। ठीक है यार, क्या किया उसने, एक एसिड ले लिया, मान लो RCOH ले लिया, Ag के साथ रिएक्शन करा दिया, उसने बना दिया RCOOAg प्लस H2 आधा। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट मेथड चल रहा है, ठीक है बेटा। अब उसने कंपेयर आपसे कराया, क्या इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे? यार देखो, इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। काहे कि ये इससे रिएक्ट किया और ये बना है, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ RCOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। इधर भी ऐसे ही था, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन हुई। समझ में बात को, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन हुई, तो इधर भी हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अब वो Ag और RCONO को यदि कंपेयर कराए तो क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं जो आपके मॉड्यूल में लिखा है, वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू weight of RCOOAg divided by equivalent weight of RCOOAg। बताओ भाई इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? ये H प्लस आयन, इसने इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है ना बच्चों, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 108 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 108 आ जाएगा, तो नीचे 108 लिख देंगे। और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 है। इस रिएक्शन के दौरान इसने भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है,
कुछ नहीं आ रहा, आ गया? आ गया बेटा? इधर भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ना, Ag पे एक पॉजिटिव चार्ज आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो उसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये होगा बेटा सवाल आपके इन सारे मेथड्स पे। और इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो मेथड है वो आपको याद होगा, फेराडे के सेकंड लॉ में आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड सबको याद है? इलेक्ट्रोलिसिस, जब अपन बराबर अमाउंट का करंट पास करते हैं, जब बराबर अमाउंट का चार्ज पास करते हैं अपन, है ना, चार्ज पास करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो लिबरेशन होता है, बराबरी के इक्विवेलेंट का लिबरेशन होता है, वो सेकंड लॉ के अंदर जो आता है फेराडे का, वो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया था। ठीक है बेटा? ओके, चलो। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। चलो बेटा अब पढ़ते हैं। अभी इक्विवेलेंट खत्म नहीं हुआ है, रेडॉक्स में और आएगा, अभी पार्ट 2 ऑफ इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है? मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, इसका मेथड कैलकुलेशन का। नंबर 1, पहला मेथड, एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, इनटू वैलेंसी फैक्टर। सपोज equivalent weight of aluminum is 9 and its valency factor is equals to 3. Find atomic weight, find atomic weight, सब कोई निकाल सकता है इसको। एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर 9 इंटू 3 बराबर 27। आपको याद है बेटा जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, पीरियोडिसिटी चैप्टर, तो मेंडलीफ का करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट आपने पढ़ा था, याद है? बेरिलियम का एटॉमिक वेट मेंडलीफ ने करेक्ट किया था, तो उसने वैलेंसी फैक्टर 3 से चेंज करके 2 कर दिया था। उसने 3 से चेंज करके वैलेंसी फैक्टर 2 कर दिया था, याद है बेटा? तो वहां पे पहले आता था इक्विवेलेंट वेट वाज 4.5, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4.5 इंटू 3 करते थे तो 13.5 आता था, उसके लिए कोई सूटेबल स्थान नहीं था पीरियोडिक टेबल में। फिर मेंडलीफ ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए, जिसमें उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराए थे, हाइड्राइडो ऑक्साइड, उसके आधार पे उसने जो वैलेंसी बताई वो वैलेंसी 2 बताई, और उसका एटॉमिक मास फिर कितना आ गया? वो आ गया 9, और उसके लिए एक प्रॉपर स्थान पीरियोडिक टेबल में फिर प्राप्त होने लगा। याद है बेटा? 5 एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट उसने करेक्ट करे थे, पिया बू, याद है आपको? प्लेटिनम, इरिडियम, एयू, बेरिलियम, यूरेनियम, याद आया बच्चों? तो वहां पे यही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट। ये था पहला फॉर्मूला। अब दूसरे पे चलते, एक होता है डुलोंग पेटिट लॉ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको उतार लो, और उसके बाद अपन अगला वाला पढ़ते हैं, डुलोंग पेटिट लॉ। ठीक है बेटा? डन? डन? ओके। अब let us read about Dulong-Pettit law. What does Dulong-Pettit law says? Dulong-Pettit law ये बताता है किसके बारे में? It tells about the law is applicable only for solids, except law is applicable only for solids except boron, beryllium, silicon, है ना बेटा, एंड कार्बन, इनके अलावा। तो वहां पे क्या होता है, जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय
specific heat divided by specific heat in calorie per gram. In calorie per gram. Specific heat is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने स्पेसिफिक हीट क्या होता है, याद आ गया बेटा सब लोगों को। ये फॉर्मूले क्या ही रेलेवेंस है और कुछ नहीं है, आने की उम्मीद कमी है, लेकिन फिर भी याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है कि याद रख लिया जाए इसको। दिस इज डुलोंग पेटिट लॉ। क्लियर है बेटा इतनी बात, सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं क्या अपन इस पे? हाँ ठीक है बेटा, चलो अब इस पर अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके अपन, अच्छा सुनो, 1 घंटा जब हो जाए तो मुझे याद दिला देना, जब 1 घंटा हो जाए ना क्लास होते होते तो मुझे याद दिला देना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और हम जो है वो इसको मिटा देते हैं। इस पे सवाल अभी करेंगे, पहले मैं आपको ये चीजें सिखा लूं, उसके बाद मैं आपको सवाल करवाता हूँ, ठीक है बेटा? तो इसको मिटा रहा हूं मैं, दूसरा वाला था डुलोंग पेटिट लॉ। पहला वाला जो था एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी था, और अब आता है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ atomic and molecular weight, method of determination of atomic and molecular weight। इसमें दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, पहला एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो था लॉ डुलोंग पेटिट लॉ, जिसमें कि अपन ने सॉलिड्स के एटॉमिक वेट निकालना सीखा, और हमने सीखा 6.4 अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट जो होता है 6.4 डिवाइडेड बाई 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम। इस पे सवाल करेंगे, इस पे अच्छे सवाल बन सकता है एक कैटेगरी का, ठीक है ना? अब आते हैं अपन लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, देखो बेटा आइसोमॉर्फा मतलब होता है समान रूप वाले, आइसो मतलब सेम और मॉर्फा मतलब रूप, तो सेम रूप वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। तो आइसोमॉर्फस सब्सटेंस फॉर्म क्रिस्टल्स, isomorphous substance forms crystals, isomorphous substance forms crystals which have their shape, which have same shape and size, which have similar बोल देते हैं सेम की जगह, similar shape and size, which have similar shape and size and can grow in saturated solution of each other, and can grow in saturated solution of each other। देखो बेटा, मान लो आपके पास में ये NaCl, ठीक है ना, का सोल्यूशन है, NaCl का सोल्यूशन है, और आपने बाहर से HCl गैस को इन्फ्यूज किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन HCl गैस बाहर से डाली, तो क्या NaCl के क्रिस्टल्स बन जाएंगे बेटा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट? क्या NaCl के क्रिस्टल्स बन जाएंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट? सब लोग जानते हैं इस बात को, जल्दी बोलो बेटा। हाँ, अब NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है आपने, जिसमें क्लोराइड जो होता है वो FCC पॉइंट्स पे होता है, क्लोराइड सारे कॉर्नर्स पे होगा, ये मैं आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ा चुका हूँ, और सारे फेस के सेंटर्स पे होगा, करेक्ट है बेटा? जबकि जो सोडियम होता है वो बॉडी सेंटर पे होता है और एज सेंटर पे होता है। आई होप सो सभी बच्चों को याद होगा सोडियम की पोजीशन, करेक्ट है बेटा? तो यदि कोई मान लो इसका आइसोमॉर्फस कंपाउंड है, कोई मान लो इसका आइसोमॉर्फस कंपाउंड है, तो उसमें सोडियम की जगह वो कैटाइन आ सकता है, और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब उनके साइज एक जैसे हो और शेप एक जैसे हो। यदि साइज और शेप एक जैसे नहीं हुए तो एक दूसरे के जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो उन क्रिस्टल्स में वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? या रिप्लेस करेंगे तो वो कंपाउंड सुंदर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? तो थिंग इज आइसोमॉर्फस की कंडीशन क्या है, भले दूसरे में रिप्लेस कर ले, लेकिन आइसोमॉर्फस की कंडीशन क्या है? आइसोमॉर्फस की कंडीशन ये है
कि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे के क्रिस्टलाइन सोल्यूशन में भी वो यदि मान लो NaCl के साथ कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि इसके साथ आइसोमॉर्फस है और इसी जैसे रूप का है, तो उसको डाल दिया तो वो भी आके वहां पे बैठ सकता है। ये ऐसा है कि अपन क्लास में आते हैं, अपने बगल में अपना प्यारा दोस्त या प्यारी दोस्त बैठती है, ठीक है बेटा, लेकिन उसके ही जैसा यदि कोई और आ जाए जो हमें उतना ही प्यारा हो, तो वो भी बगल में बैठ सकता है, यदि वो वाला दोस्त उस दिन ना आया हो तो। क्या सबको बात क्लियर है? क्योंकि वो उसके ही जैसा है, बिल्कुल उतना ही प्यारा है मुझे जितना प्यारा वो था। और प्यारा तभी होगा वो जब बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज, हर एक चीज वाइज वो सेम टाइप का होगा। आई होप सो सब लोग को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड, जो एक दूसरे के सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक दूसरे के सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं एक दूसरे के सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ठीक है ना। मान लो KCl के साथ NaCl आइसोमॉर्फस हो, मान लो, है ना, मान लो, तो KCl यदि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl में KCl को डाला तो KCl के क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे। बेटा देखो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते HCl और NaCl ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, वो तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि H+ का साइज और सोडियम प्लस के साइज में काफी ज्यादा अंतर है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। जो आइसोमॉर्फस है उनके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे। आइसोमॉर्फस कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने दिया है जिंक सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट, जैसे कि ZnSO4.7H2O और FeSO4.7H2O। तो इनमें एक शर्त ये भी होती है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं और नंबर ऑफ हाइड्रेटेड एटम मॉलिक्यूल भी बराबर होते हैं। जैसे 7H2 है तो इसमें भी 7H2 होना चाहिए। इसमें एक मेटल है, मतलब ये वैलेंसी इनकी एक ही होनी चाहिए, इनकी वैलेंसी भी एक ही होनी चाहिए, इसका वैलेंसी फैक्टर इसका वैलेंसी फैक्टर सेम होगा। क्या मेरी बात चमक रही है तुमको? अरे बोटो बेटा, यदि किसी ने कल के दिन बोल दिया कि दो चीजें हैं जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है, तो पहली चीज के बारे में पता है और दूसरी चीज के बारे में नहीं पता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जो आइसोमॉर्फस है उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे बोल दूं कि ये फेरस सल्फेट है और इसका एक आइसोमॉर्फस कंपाउंड Y यहाँ पे रखा हुआ है, एक आइसोमॉर्फस कंपाउंड Y रखा है, बताओ मेटल में उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 ही होगा, जो इधर है वो ही इधर होगा, तभी आइसोमॉर्फस कहलाते हैं, ठीक है बेटा। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, और सही बात यह है कि सल्फेट भी बिल्कुल सेम टाइप का होगा, सल्फेट भी नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वैलेंसी सेम है तो उतने ही सल्फेट आएंगे जितने सल्फेट पहले वाले में उतने ही दूसरे में। भाई इसके पास टकले पे 2 चार्ज है, इसके टकले पे भी 2 चार्ज है, तो सल्फेट तो काउंटर चार्ज तो उतना ही होगा, जितना कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज है। सल्फेट के पास काउंटर नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फेट की संख्या भी समान होगी। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर होंगे 100%, नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर होंगे 100%। क्लियर है बेटा इतनी बात? आइसोमॉर्फस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। लेकिन यदि मैं कल के दिन बोल दूं कि मेरे पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, तो वो आइसोमॉर्फस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या बदल गई है। आई होप सो कि सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे कि एलम होते हैं, जैसे कि एलम होते हैं, पोटेश एलम और क्रोम एलम एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस होंगे। K2SO4 क्रोम नहीं, हाँ, पोटेश एलम और क्रोम एलम, K2SO4 मैं एग्जांपल दे देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, और फिर K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दोनों एक दूसरे के साथ में आइसोमॉर्फस होंगे, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, और हाइड्रेटेड वाटर की संख्या भी सेम है। तो यदि मैं देखूं और मैं लिख दूं यहाँ पर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, और यहाँ पर मैं लिख दूं मान लो K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस 24H2O, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फस होंगे, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फस होंगे। क्या सबको बात समझ में आ रही हैंगी बेटा? आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है? सब लोग को बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? ओके, डन, डनाडन, डनाडन। चलो अब सुनो, इसमें मैं आपको कुछ बात सिखाता हूँ। मैं इसको मिटा दूं पूरे को बेटा, यदि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया हो तो। चलो
अब मानो बच्चों कि यदि दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस है तो क्या होगा, सुनना। यदि मान लो बेटा कि दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में आइसोमॉर्फस है, फॉर एग्जांपल मान लो जिंक सल्फेट डॉट 7s2o और FeSO4 डॉट 7s2o, ये एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस है। तो इसके उसके बीच रिलेशनशिप निकालना है, तो क्या इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, जल्दी बोलो यार। दोनों का वैलेंसी फैक्टर बराबर है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे कि नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या इनके इक्विवेलेंट बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्विवेलेंट बराबर होंगे बेटा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe, आराम से लिख सकता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ जिंक अपॉन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर is equal to weight of Fe divided by atomic weight of Fe divided by वैलेंसी फैक्टर। अब आइसोमॉर्फस कंपाउंड में दोनों का वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है बेटा, आइसोमॉर्फस कंपाउंड में दोनों का वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज एक ही होता है। आना बोलना पड़ेगा यार, दोनों का वैलेंसी फैक्टर एक ही होता है क्योंकि दोनों का चार्ज एक ही होता है। तो क्या मैं वैलेंसी फैक्टर से वैलेंसी फैक्टर काट सकता हूँ बेटा, सबको बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला आ जाएगा W जिंक अपॉन एटॉमिक वेट जिंक इज इक्वल टू W Fe अपॉन एटॉमिक वेट Fe। आई होप सो सब बच्चों को क्लियर हो गया कंसेप्ट। यही फॉर्मूले जब आप मॉड्यूल में देखोगे, बुक में देखोगे, तो आपको डिफिकल्ट समझ में आएंगे। मैं समझाऊंगा तो रिलेटिवली थोड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैंने इक्विवेलेंट से कनेक्ट करके आपको बहुत आसानी से उसको समझा दिया। ठीक बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ equivalent weight, method of determination of equivalent weight and method of determination of atomic mass and molecular mass। ठीक है ना बेटा, चलो मैं कुछ सोचने लगा था और बस फिर मैंने कुछ अलग बोल दिया। एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाते देख देख करके मेरे बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, तो उन्होंने रात में आकर के मेरे से रिक्वेस्ट किया एक वीडियो हम भी बनाएंगे आपकी तरह, हमको भी फेमस होना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, बना लो, आप बना लो। तो उन्होंने अपना वो, लेकिन मैंने उनकी हेल्प नहीं करी कोई। मैंने बोला आप अपने आप बनाओ, अच्छा बुरा जैसा भी बने दैट इज ओके, बट इसमें मैं किसी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी नहीं डालूंगा, आप तो खुद ही करना जो भी करना है। तो उन भाइयों ने मिलकर आपस में बना लिया और आज वो लोग बहुत खुश है क्योंकि काफी बच्चों ने उसको काफी ज्यादा लाइक किया, मतलब, और वो सुबह से इंतजार यही कर रहे हैं और आके मेरे से 25 से 30 बार पूछ चुके हैं कि हमारे कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, ऐसा करके। एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, दे आर सेइंग हम फेमस हो गए। और उनको अपनी दादी की टीवी पे भी मिल गए, वो लोग टीवी पे भी वो मतलब यूट्यूब पे आ गए, तो उससे वो बहुत ज्यादा सुबह से खुश घूम रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी उसको लाइक किया होगा आई सपोज दैट, और उससे वो लोग काफी खुश हैं आज सुबह से। खैर मेरी मुसीबत बढ़ गई है बिकॉज उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, बट ठीक है, आई टोल्ड देम ओनली मेक वीडियोस ऑन साइंस, ओनली मेक वीडियोस ऑन साइंस, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, सोचो 2-4 दिन, उसके बाद में ठीक है, ऐसे नहीं। तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये भी अच्छा है, अच्छी चीजें घर में होती हैं तो बच्चे भी उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कोरोना काल में घर से पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे भी उसको देख रहे हैं, उनको टीचिंग के प्रति एक इंटरेस्ट जागृत हो रहा है, मतलब। ना, आप लोग के घर में भी ऐसा हो रहा होगा, मेरी समझ में है ना, मेरी समझ में आप लोग के घर में भी ये हो रहा होगा कि टीचर्स को पढ़ाते हुए बच्चे देखते होंगे तो उनमें भी एक तरीके से कंपटीशन की तैयारी करने की भावना आ रही होगी। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में ये बात सोच ली होगी कि हमको आगे चल के टीचर बनना है। और मम्मी पापा कहते होंगे नहीं नहीं नहीं, मत देखो इसको, मत देखो, ये तो बर्बाद है ही, तुम लोग क्यों बर्बाद होना चाहते हो। चलो भाई ठीक है बेटा, क्योंकि टीचर को जनरली लोग मतलब एक भारत में ऐसा समझा जाता है गरीब झोला छाप टाइप का, मतलब, है ना, उसकी इमेज को काफी ज्यादा मतलब डेंट करके रखा हुआ है। तो इसलिए माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बच्चे टीचर्स को देखें और टीचर्स को देख करके टीचर बनने की कोशिश करें। खैर चलो, लेट अस स्टडी मोर।
तो बात अब और करते हैं और आगे पढ़ते हैं इस बात को। तो बात ये है कि वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, ठीक है ना बेटा, जो भी प्रोफेशन है उसमें जब तक सिंपलिसिटी बनी रहे तभी तक वो अच्छा होता है, तभी तक उसमें इज्जत भी होती है। जब प्रोफेशन में दिखावा आ जाता है और मतलब थोड़ा एरोगेंस आ जाती है तो प्रोफेशन अच्छे नहीं दिखते हैं और ना ही लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो सही बात है। तो प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे आईएएस अधिकारी बनने का हो, चाहे नेता बनने का हो, तो जब तक उसमें आपको हम्बलनेस दिखेगी, जब तक सिंपैथी दिखेगी, तब तक तो लोग उसको लाइक करेंगे। और जिस दिन वो दिखना बंद हो गई, आप कितने भी बड़े आदमी बने रहो, लोग आपको दिल से कोसते हैं। सच बात तो ये है कि नहीं? और मैं समझता हूँ कि ऐसा पैसा और ऐसी शोहरत का कोई यूज नहीं है। सो दैट शुड बी, मतलब लोग देखें, उन्हें देख के अच्छा लगे, वो उससे कनेक्ट कर पाए अपने आप को, तब आनंद है। जब लोग अपने जीवन में ही कनेक्ट ना कर पाए आपके चरित्र को, तो वो चरित्र जो है व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं, जैसे आजकल की मूवीज है। नाउ लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। तो अपन बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं वोलेटाइल क्लोराइड मेथड की। किसकी? वोलेटाइल क्लोराइड मेथड की। थोड़ी सी बात मैंने करी क्योंकि काफी देर से मैं आपको एकदम पढ़ाई जा रहा था। वोलेटाइल क्लोराइड मेथड, करेक्ट है बेटा। अब वोलेटाइल क्लोराइड मेथड में क्या होता है, इट इज इस मेथड में हम ऐसा करते हैं बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट बराबर लिखना है हमको, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट किसी भी चीज का, यदि मॉलिक्यूलर वेट में किसी क्लोराइड के लिए देखूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं बोलूंगा वेट ऑफ मेटल। आपके पास कोई भी क्लोराइड है, मान लो आपके पास NaCl है, AlCl3 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेट ऑफ सोडियम प्लस वेट ऑफ क्लोरीन, या वेट ऑफ एल्युमिनियम प्लस वेट ऑफ क्लोरीन, AlCl3 का वेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ मेटल प्लस टोटल वेट ऑफ क्लोरीन, टोटल वेट ऑफ क्लोरीन। अब सही है, करेक्ट है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल मॉलिक्यूलर वेट बराबर कितना हो जाएगा, सो मॉलिक्यूलर वेट बराबर वेट ऑफ मेटल, और वेट ऑफ मेटल जो है वो m हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल जो है m हो जाएगा, जो भी एटॉमिक वेट है उसका, जो भी उसका एटॉमिक वेट है वो हो जाएगा। वेट ऑफ मेटल इधर ही लिख देता हूँ ना, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब सही है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस टोटल वेट ऑफ क्लोरीन, या बोल सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इनटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ऐसा भी लिख सकता हूँ। टोटल वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा बेटा, टोटल वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ क्लोरीन हो जाएगा वेट ऑफ वन क्लोरीन एटम इनटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। समझ रहे हो ना बात को। अब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मान लो मैंने x मान लिया, मान लो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मैंने x मान लिया, जैसे NaCl में x की वैल्यू 1 हो जाएगी, MgCl2 में x की वैल्यू 2 हो जाएगी, AlCl3 में x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आई है कि नहीं है? NaCl में x की वैल्यू 1 क्योंकि एक ही एटम है, MgCl2 में x की वैल्यू 2 क्योंकि 2 एटम है, और AlCl3 में x की वैल्यू 3 क्योंकि 3 एटम है। करेक्ट है बेटा। अच्छा एक बात आप देखना, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है, तो क्या वैलेंसी फैक्टर इसका x के बराबर बेटा, इसमें वैलेंसी फैक्टर 2 है तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर x के बराबर है, उसमें वैलेंसी फैक्टर 3 है तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर x के बराबर है। तो वैलेंसी फैक्टर x के बराबर हो गया क्या नहीं हो गया, जहां x इज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, जहां x इज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। So I will write here atomic weight बराबर equivalent weight into x plus number of chlorine atom into weight of one chlorine, and weight of one chlorine is 35.5 into x, where x is equals to valency factor of metal and also equal to number of chlorine atom, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो खत्म बेटा, आ गया आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू x प्लस 35.5 इनटू x। बेटा यदि रटोगे ना तो भूल जाओगे सब कुछ, और यदि समझोगे तो सब कुछ याद रहेगा। ये देखो, ये NaCl, मैं कहता हूं रटना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर समझ के रटना जरूरी है। बिना समझे रटोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। क्लियर है बेटा इतनी बात। मॉलिक्यूलर वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू x प्लस 35.5 इनटू x। जरूरी है कि हम x का मतलब समझें।
क्योंकि ये चीज जब बुक में समझाई जाती है तो x का कई बार मतलब नहीं बताते। तो x इज इक्वल टू ऑल्सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ द मेटल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ द क्लोरीन एटम। क्या बात समझ गई सब लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा किसी को? है ना बेटा? x क्या है ये बात समझनी पड़ेगी आपको। मेथड तो याद हो जाएगा लेकिन x है क्या वो समझना पड़ेगा। ठीक बेटा? तो E इंटू एक्स सर फन आर हो गया। ओके ठीक है ना? बस बेटा ये हो गया ना, यहाँ तक हो गया। क्लियर थी बात? अब जो है हम इतना कर चुके हैं, मामला कंप्लीट। एक सेकंड रुकना बेटा, जरा एक सेकंड बस रुक जाओ। ठीक है, अभी अपन 20 मिनट और पढ़ते हैं। अभी अपन 20 मिनट और पढ़ते हैं, उसके बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट बाद अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर वापस से मीटिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, आपको पता है। समझ रहे बात को? फिर वो मुश्किल हो जाती है मेरे को थोड़ा अपलोड करने में। आई होप सो एक काम करता हूँ, अभी कर लेते हैं।